विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे आयतुल्ला खामेनेई से लुकाशेंको की मुलाकात और ईरान बेलारूस के बीच हुए समझौतों की। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ईरान पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और अन्य अधिकारियों के साथ ही ईरान की इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्ला खामेनेई से मुलाकात की। आयतुल्ला खामेनेई ने अमेरिका की अमानवी और गैर कानूनी पाबंदियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि इन गैर कानूनी और गैर इंसानी पाबंदियों का सामना करने के लिए पीड़ित देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और अपना एक संगठन बनाकर इस हथकंडे को नाकाम बनाना चाहिए, और ईरान को यकीन है कि ये काम हो सकता है। लुकाशेंको और उनकी टीम के साथ मुलाकात करते हुए आयतुल्ला खामेनेई ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती दी जा सकती है और दोनों देश आपसी सहयोग की सतह को और आगे ले जा सकते हैं। ईरान और बेलारूस के बीच साझा बातों का जिक्र करते हुए हज़रत आयतुल्ला खामेनेई ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक साझा चीज़ अमेरिका और यूरोपीय देशों के गैर इंसानी प्रतिबंध हैं। हमारा मानना है कि अमेरिकी पाबंदियों का शिकार देशों को मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए और अपना एक ब्लॉक बनाते हुए इस हथकंडे को नाकारा बना देना चाहिए, और ये काम मुमकिन है। ईरान के खिलाफ साम्राज्यवादी शक्तियों की पाबंदियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामी इनकलाब के फ़ौरन बाद से ही ईरान के खिलाफ अमेरिका और यूरोप ने गैर कानूनी और गैर इंसानी पाबंदियां थोप दी, लेकिन इन्हीं पाबंदियों ने हमें अपनी आंतरिक ताकत, अपनी सलाहियतों और क्षमताओं को पहचानने और आगे बढ़ने का मौका दिया, और ईरान ने साइंस और टेक्नोलॉजी, मेडिकल और बायोलॉजी के साथ साथ एरोस्पेस, न्यूक्लियर और नैनो तकनीक में हैरत अंगेज तरक्की की। वहीं ईरान और बेलारूस ने रोड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में बदलाव, कारोबार और कल्चरल सहयोग को बढ़ाने के लिए कम से कम 8 समझौतों पर दस्तखत किए। अगली खबर में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच सऊदी ईरान समझौते और अमेरिका को लगे दोहरे झटके के बारे में। बीजिंग की पहल पर सऊदी अरब और ईरान के बीच हुए समझौते के बारे में जैसे जैसे विस्तार से जानकारी सामने आ रही है, अमेरिका और उसके घटक देशों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जहां मिडिल ईस्ट में खासकर ईरान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते के बाद चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताओं में डूबा है, वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने वाशिंगटन और उसके घटक देशों की चिंताएं और बढ़ा दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट देते हुए कहा कि इस समझौते में शामिल सभी पक्षों ने आपसी सहमति से फैसला किया कि इस समझौते और उससे जुड़ी मीटिंग में इंग्लिश भाषा की कोई जगह ना हो और सभी दस्तावेज अरेबिक, पर्शियन और चाइनीज में लिखे जाएं। चीन, ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौते और बातचीत से इंग्लिश ज़बान को एकदम किनारे लगा देना इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को बताने के लिए काफ़ी है। मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते प्रभाव का एक और नमूना बयान करते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि शी जिनपिंग ने अपनी सऊदी यात्रा के दौरान पेशकश की थी कि इस साल खाड़ी सहयोग परिषद के देशों और ईरान के बीच बीजिंग में एक बैठक की जाए। ये बैठक ईरान और सऊदी विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से तय किए गए वक्त पर होगी। वहीं अरब लीग के शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हुए रायुल योम ने अपने राजनीतिक एवं जानकार सूत्रों के हवाले से कहा कि सऊदी अरब शिखर सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इस बार इस बैठक में सीरिया के हिस्सा लेने की खबर भी है। सऊदी अरब नहीं चाहता कि कोई देश अरब शिखर सम्मेलन का बायकाट करे। वहीं अरब लीग के शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हुए रायुल योम ने अपने राजनीतिक एवं जानकार सूत्रों के हवाले से कहा कि सऊदी अरब शिखर सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इस बार इस बैठक में सीरिया के हिस्सा लेने की खबर भी है। सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब इस बैठक में ईरान और तुर्की को मेहमान के रूप में हिस्सा लेने की दावत दे सकता है। सऊदी अरब चाहता है कि वो खुद को मिडिल ईस्ट की शांति और स्थिरता के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करे। अरब लीग और जीसीसी की बैठक में क्या होता है और कौन आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि रियाद तेहरान रिश्तों की बहाली ने मिडिल ईस्ट को सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष से बचा लिया, जिसका सीधा फायदा सिर्फ इसराइल को होता। अगली खबर में बात करेंगे सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद की रूस यात्रा और राष्ट्रपति व्लादिमीर से होने वाली मुलाकात के बारे में। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद अपनी आधिकारिक यात्रा पर रूस पहुंच गए हैं, जहां वो आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस सीरिया और तुर्की के संबंधों को फिर से बहाल करने की कोशिशों में लगा हुआ है।
ऐसे में असद की मास्को यात्रा बेहद अहम हो जाती है। दिसंबर में ही तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क और अंकारा के रिश्तों को बहाल करने में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा था कि मैंने पुतिन से अपील की है कि वो सीरिया और तुर्की के रिश्तों को सुधारने के लिए तीनों देशों की बैठक बुलाएं। हालांकि रूस ने अब इस बैठक में ईरान को भी शामिल करने की बात कही है। रूस और तुर्की इस बैठक को लेकर बेहद उत्साहित हैं, जबकि ईरान ने भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन दमिश्क ने तुर्की से बातचीत से पहले कुछ शर्तें रखी हैं। 28 दिसंबर 2022 को अंकारा और दमिश्क के बीच रिश्तों को बहाल करने के सिलसिले में रूस, सीरिया और तुर्की के रक्षा मंत्रियों की एक बैठक मास्को में की गई थी। उस बैठक में तीनों देशों ने एक साझा कमेटी बनाने पर रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद रूस, सीरिया और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बैठक करने का निर्णय लिया गया था। गौरतलब है कि पुतिन और असद आखिरी बार सितंबर 2021 में मिले थे, जब सीरिया के राष्ट्रपति मास्को आए थे। असद अपने रूसी समकक्ष के साथ बातचीत के लिए इससे पहले कई बार मास्को जा चुके हैं। इससे पहले दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2015, नवंबर 2017 और मई 2018 में बातचीत हुई थी। इसके अलावा दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने नवंबर 2020 में एक बैठक की और इसी साल फरवरी की शुरुआत में फोन पर बातचीत की थी। वहीं पुतिन भी राष्ट्रपति असद से मिलने के लिए हाल ही के वर्षों में 2 बार दमिश्क गए हैं। पुतिन दिसंबर 2017 और जनवरी 2020 में असद के साथ बैठक करने के लिए सीरिया गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशार असद मंगलवार को आधिकारिक यात्रा पर मास्को पहुंचे। उनके साथ मंत्रियों का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी आया है। अगली खबर मानवीय संकट और अमेरिकी अतिक्रमण के बाद अब आतंकवाद और अकाल का सामना कर रहे अफगानिस्तान को लेकर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय सहायता कोऑर्डिनेशन ऑफिस ने अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि अफगानिस्तान के हालात सही नहीं हैं। कम से कम 2 करोड़ लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा लोगों के सामने अकाल की मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र के संगठन OCHA ने कहा कि 2006 में अफगानिस्तान में 63 लाख लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत थी। गुजरते समय के साथ यहां हालात सही होने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। 2020 में ये तादाद 1 करोड़ 40 लाख हुई और अब ये तादाद बढ़कर 2 करोड़ 83 लाख से ज्यादा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिन 28.3 मिलियन लोगों को फौरी इमदाद की जरूरत है, हमने कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए उनमें से 23.8 मिलियन लोगों को प्राथमिकता दी है और उनके लिए भी 4.62 अरब डॉलर की तत्काल जरूरत है। OCHA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2021 की शुरुआत में ये तादाद 18.4 मिलियन थी, जबकि 2022 में 24.4 मिलियन। अब इसमें भारी वृद्धि के साथ ये संख्या 28.3 मिलियन तक आ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2023 तक लगभग 2 करोड़ लोग गंभीर रूप से भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जबकि 60 लाख लोग अकाल की कगार पर खड़े हैं और उनकी हालत बेहद गंभीर है। बात करें कुपोषण और ढंग का खाना ना होने की, तो अमेरिका और साम्राज्यवादी शक्तियों के जुल्म का शिकार इस देश में कुपोषण की दर भी बहुत बुरी है। 2023 में लगभग 8,75,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हुए, जबकि 23 लाख बच्चों और 8,40,000 महिलाओं को कुपोषण के कारण खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर अफगानिस्तान में तीसरे साल भी सूखा पड़ा रहा तो हालात 20% और बिगड़ सकते हैं। गौरतलब है कि दशकों तक जंग का अजाब और पिछले 2 साल से सूखे का सामना कर रहे अफगानिस्तान में आर्थिक मंदी भी कहर ढा रही है। लगातार तीसरे साल भी देश में सूखे के साथ साथ दूसरी प्राकृतिक आपदा भी आम लोगों के जीवन को मुश्किल बनाए हुए है। अफगानिस्तान में बेरोजगारी चरम पर है। देश के लगभग 80% परिवारों की आय में भारी कमी हुई। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से देश के हालात और बुरे हुए। इस देश को मिलने वाली विदेशी सहायता तो रुकी ही, अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की 7 अरब डॉलर की संपत्ति सीज कर दी, जबकि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद पीड़ित अमेरिकियों को हर्जाने के रूप में देने के नाम पर हड़प लिया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।